हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हम आज इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? यानी एक मुक्त पतन में जब कोई भी वस्तु नीचे गिरती है, यानी आपके ग्राउंड पे गिरती है, कहाँ पे गिरती है? ग्राउंड में गिरती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है जो कि मुक्त पतन में है, यानी फ्री फॉल कर रही है, तो क्या हुआ, वो जब ग्राउंड में गिरती है तो वो स्टॉप हो जाती है, यानी रुक जाती है। तो आपको बताना है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि एक मुक्त पतन में कोई वस्तु है जो कि पृथ्वी पे गिरी है, जब वो पृथ्वी पे गिरती है तो क्या होता है, वो रुक जाती है। तो हमें बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो। बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे ये ऊपर से फेंका गया और एक फ्री फॉल में फेंका गया, यानी मुक्त पतन में ये नीचे गिरा और ये पृथ्वी पे गिरा या ग्राउंड लेवल पे गिरा या जीरो लेवल पे गिरा और ये इस तरीके से नीचे गिरा। तो आप ये जानते हैं कि जब ये इस ऊंचाई पे था, यानी आपकी जो ऊंचाई है h है, इस ऊंचाई पे जब ये था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी स्थितिज ऊर्जा थी। क्या थी? स्थितिज ऊर्जा थी जब ये इस पोजीशन में था। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट ए है वो जब इस पोजीशन में था, यानी इस हाइट h पे या फिर ऊंचाई h पे जब इसे रखा गया तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब ये मुक्त पतन में आया, ये नीचे गिरा तो इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई या रूपांतरित हो। और हम ये कहते हैं कि जब ये पृथ्वी के पास या जीरो पॉइंट के पास आती है तो क्या होता है, जो इसकी यानी जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम हो जाती है। पर जब भी ये वस्तु ऊपर से जब ये नीचे आती है, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। जब ये ग्राउंड लेवल पे आती है तो ये नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, उससे गिरती है और यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कुछ आपको यहाँ पे जो आपकी सरफेस है, जो आपकी सतह है जहाँ पे ये गिर रही है, उसको ये चेंज कर देती है, उसकी जो सतह है उसे डिफॉर्म कर देती है। यानी बेसिकली क्या हुआ, आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। और जब वो ग्राउंड लेवल से स्ट्राइक हुआ तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसके कारण जो ग्राउंड लेवल है या जीरो लेवल है उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, यानी वो आपका बदल गया या उसमें चेंजेस आ गए। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि जो जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे पहुंची तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्पीड के कारण होती है या वेग, वेलोसिटी या चाल के वजह से होती है। इसी कारण उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसको आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, अगर हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, वो गति में है, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब अगर वो किसी भी ग्लास का जो आपकी खिड़की है या ग्लास जो है उसके ऊपर अगर वो पड़ जाती है तो वो ग्लास को तोड़ दे। तो बेसिकली जो ग्लास टूटता है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण टूटता है, क्योंकि आपकी जो बॉल है वो बहुत ही तेजी से या स्पीड जो है एक स्पीड या चाल से आ रही है, जिस कारण वो जब वो स्ट्राइक होती है, यानी जब वो कांच के शीशे पे या जो आपका शीशा है उस पे लगती है तो क्या हो जाता है, आपका शीशा टूट जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन जो है हम इस केस में देखते हैं
जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु फ्री फॉल में आपकी सतह पर गिरती है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। When an object falls freely towards the ground, its potential energy decreases and kinetic energy increases. यानी जब भी कोई वस्तु मुक्त पतन में पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, क्या है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जाती है और जो उसकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है। स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। एज द ऑब्जेक्ट टचेस द ग्राउंड, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट या वस्तु ग्राउंड को या जीरो लेवल को टच करती है, छूती है, ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम काइनेटिक एनर्जी। इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती। Since the object hits the ground, all its kinetic energy became heat energy and sound energy. यानी जब ये बॉल ग्राउंड पे लगती है, ग्राउंड को हिट करती है, तो क्या होता है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है, वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा और आपकी जो हीट एनर्जी है इसमें वो परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है। It can deform the ground depending upon the ground's nature and amount of kinetic energy possessed by the object. यानी क्या होता है, फिर जो ये इस पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट पे, वो आपकी हीट और साउंड एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण क्या होता है, जब ये पृथ्वी पे स्ट्राइक होती है यानी जो आपका ग्राउंड है उस पे लगती है, तो जो ग्राउंड का नेचर है उसके हिसाब से ग्राउंड में डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये इसी के ऊपर डिपेंड करती है, या तो आपका ग्राउंड कैसा है उसके ऊपर और इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द फॉर्मूला टू फाइंड वर्क डन इज, यानी आपको ये बताना है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके आपके पास ऑप्शंस है, W इक्वल्स टू F प्लस एक्स, यानी वर्क बराबर आपका फोर्स प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। W बराबर F इंटू एस, यानी वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन यानी गुणांक के बराबर होता है। W बराबर F माइनस एस, यानी जो आपका वर्क है वो फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बराबर होता है। या वर्क बराबर F अपॉन एस, यानी जो आपका कार्य है वर्क है वो बराबर आपके जो आपका फोर्स है यानी बल है और विस्थापन है इसके डिवीजन के बराबर है। तो आपको इस जो ये आपका वर्क डन है इसका फॉर्मूला बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम वर्क की बात करें, किसकी बात करें, वर्क डन की बात करें, तो हमने अभी चैप्टर देखा, तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो आपका वर्क डन होता है यानी कार्य जो होता है वो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा आपका जो विस्थापन होता है वो होता है, यानी W बराबर आपका फोर्स जिसे आप क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो जो वर्क है वर्क का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी W बराबर F इंटू एस। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका ये है,
If a force acting on a body causes no displacement, the work done is, यानी आपसे ये पूछा गया है कि अगर किसी भी वस्तु पे बल लगा, क्या लगा है? बल यानी फोर्स लगा है, लेकिन उसके कारण किसी भी तरीके का विस्थापन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो वर्क डन यानी कार्य कैसा होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके जो आपके ऑप्शंस है वो आपके ये हैं। पहला ऑप्शन है आपका -1, दूसरा है 1, तीसरा है 0 और चौथा जो है इंफिनिटी। पहला है -1, सेकंड है आपका 1, सी है 0 और डी है आपका इंफिनिटी। अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये कोई क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इस पे फोर्स यानी बल लगाए, क्या लगाया गया? बल लगाए, लेकिन इससे किसी भी तरीके का विस्थापन नहीं हुआ यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यानी कि ये जो वस्तु है ये अपनी जगह से हिली नहीं, इसने अपनी पोजीशन या स्थिति को बदला नहीं। तो जब हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, यानी बल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जब हम बल के बारे में देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उस कारण उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, तो हम ये कहेंगे कि कार्य हुआ है यानी वर्क हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, ये जो आपका केस है, इस केस में क्या हुआ है? फोर्स तो लगा है, बल तो लगा है, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? विस्थापन नहीं हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो हम ये जानते हैं W बराबर आपका F इंटू S होता है, ठीक है, यानी बल मल्टीप्लाई होता है आपके विस्थापन से। अब विस्थापन तो आपका 0 है, यानी जो आपकी W की वैल्यू हो जाएगी, जब S की वैल्यू 0 है तो वर्क की वैल्यू यानी कार्य की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी 0 है। और 0 क्यों है? क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन नहीं हुआ है, इस कारण जो आपका वर्क डन है वो 0 है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपका ये है, ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses energy and can do work. This energy is called, यानी जो आपकी वस्तु है वो गतिमान है, यानी वो चल रही है, गति कर रही है, उस पे एक एनर्जी है यानी एक ऊर्जा है, जिसकी वजह से कार्य होता है, यानी वर्क जिस वजह से हो। तो आपको ये बताना है कि ये एनर्जी कौन सी है, या इस एनर्जी को या इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपकी एक वस्तु है, क्या है? एक वस्तु है जो कि गतिमान है, या फिर आप कह सकते हैं गति कर रही है, और इस पे एक एनर्जी है, इस वस्तु में क्या है? एनर्जी है यानी ऊर्जा है, और ये इसके कारण कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है। तो आपको बताना है कि ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है जो कि गति की वजह से, पहला है आपका सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, दूसरा है आपका थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, तीसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, चौथा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो ये आपका क्वेश्चन है कि कोई एक वस्तु है जो कि गति कर रही है, ठीक है, उसमें एक एनर्जी है इस गति के कारण, उस जिस कारण वो कार्य करती है। तो आपको ये बताना है वो ऊर्जा यानी वो एनर्जी कौन सी है। पहला है आपका सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, दूसरा है थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, और चौथा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा।
तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, काइनेटिक एनर्जी, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है या अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं उसका और स्थितिज ऊर्जा का जो सम होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके जो आपके ऑप्शंस है वो आपके ये हैं। पहला है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। सेकेंड है आपका थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा। तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। और चौथा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, पहला है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है तापीय ऊर्जा, तीसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा और चौथा है आपका गतिज ऊर्जा। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो। अगर किसी बच्चे को आंसर आता है, ठीक है, तो आप हाथ से बता दीजिए, उंगलियों से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 2, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, 1 है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका पहला है, यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो आपका ये है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू, आपको ये बताना है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं आपके ये हैं, पहला है 1 वॉट यानी 1 वॉट, दूसरा है 10 वॉट, तीसरा है 100 वॉट और चौथा है 1000 वॉट। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका 1 किलोवाट या 1 किलोवाट होता है वो किसके बराबर होता है इन चार में से। तो जो आपका ये क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे 1 किलोवाट पूछा है, यानी 1 kW आपसे पूछा है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। तो जो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसे वॉट में परिवर्तित करें, ठीक है, इसे हम वॉट में कन्वर्ट करें तो हमारा जो 1 किलोवाट होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, 1000 वॉट। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज नोन एज, यानी जो ऊर्जा आपकी 1 घंटे में और 1 किलोवाट प्रति दर के हिसाब से यूज होती है, यानी 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट जो एनर्जी है वो यूज होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि 1 किलो वाट जो है आपकी ऊर्जा है जो कि आपकी 1 घंटे में यानी 1 आवर में यूज हो रही, 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज हो रही। यानी कि अगर हम बात करें इस तरीके की एनर्जी की, तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी 1 किलोवाट एनर्जी है वो 1 घंटे में आपकी यूज हो, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है या जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं। 10 किलोवाट आवर, सेकंड है 1 किलोवाट, थर्ड है 1 वॉट और फोर्थ है आपका यानी डी ऑप्शन है 1 किलोवाट पर आवर। यानी ए ऑप्शन है 10 किलोवाट, बी है 1 किलोवाट आवर और सी है आपका 1 वॉट और डी है 1 किलोवाट पर आवर। तो जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी यूज की जो कि 1 घंटे में हो रही है, इसकी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम आपने देखा होगा या हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं यानी कितनी एनर्जी यूज हुई है, हम किलोवाट आवर की बात करते हैं, किलोवाट आवर की बात करते हैं, जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं KWH, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है आपका वो आपका ये है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। यानी आपको ये बताना है कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं यानी उसको प्रभाव डालते हैं। यानी आपको कारण बताने हैं जिस कारण जो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रभावित होती है यानी गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका मास यानी द्रव्यमान, नेक्स्ट है आपका मोमेंटम, सी ऑप्शन है आपका वेलोसिटी यानी वेग और डी है आपका ऑल द अबव ऑप्शन। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी जो आपकी क्या होती है गतिज ऊर्जा होती है, उसको कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स बताने हैं आप। तो अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले की तो हम क्या जानते हैं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी हाफ mv², इसका फॉर्मूला होता है। जो हमारा इसमें m होता है, यहाँ पे जो m है ये आप जानते हैं ये मास यानी द्रव्यमान होता है, v जो होती है वो वेलोसिटी यानी वेग होती है। इसका मतलब ये है कि मास और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग के ऊपर तो आपकी गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है। इसके साथ साथ अगर हम मोमेंटम की बात करें, ठीक है, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम के ऊपर भी आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो प्रभावित होती है या इससे वो क्या होती है, इसके ऊपर वो डिपेंड करती है या इससे वो प्रभावित होती है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी यानी ऑल द अबव ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी आपका जो होगा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, when two identical bodies are in motion the body with a higher velocity has dash। यानी आपके पास दो बॉडीज हैं, दो वस्तु हैं जो कि एक जैसी है, ये एक समान है, बिल्कुल एक जैसी है, वो दोनों क्या कर रही है, गति कर रही है, दोनों मोशन कर रही है, ठीक है। दो वस्तु हैं, एक जैसी वस्तु है जिसका मास यानी द्रव्यमान एक जैसा है, दोनों वस्तुएं गति कर रही है यानी मोशन में है। अब ये बोला गया है कि जो बॉडी है जिसकी हायर वेलोसिटी यानी वो बॉडी वो वस्तु जिसका वेग ज्यादा है उसका आपसे पूछा है डैश करके कि आपको बताना है कि यहाँ पे आप क्या आएगा, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, जो आपके विकल्प है या ऑप्शन है वो आपके कुछ इस तरीके से है। लोअर काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी कम गतिज ऊर्जा होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, नेक्स्ट है नो काइनेटिक एनर्जी यानी इसमें किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, और चौथा है नन ऑफ द ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पहला है लोअर काइनेटिक एनर्जी यानी कम गतिज ऊर्जा, दूसरा है हायर काइनेटिक एनर्जी यानी अधिक गतिज ऊर्जा,
नेक्स्ट है नो काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा नहीं होगी। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है, ये जो आपका डी ऑप्शन है, ये है नन ऑफ द ऑप्शन, यानी जो विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। अब अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी यानी वेग की, अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जब भी हम काइनेटिक एनर्जी यानी जब हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका हाफ mv² हो। तो आप ये देख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो वेलोसिटी के ऊपर यानी वेग के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी वेग से वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों जो क्वांटिटी हैं, यानी अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की और वेलोसिटी यानी वेग की, तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर वेलोसिटी यानी वेग बढ़ेगा, वेग अगर बढ़ेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, वेग घटेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो आपसे ये कहा गया है कि दो बॉडी है, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों का मास एक जैसा है, दोनों का द्रव्यमान एक जैसा है, ठीक है, और ये दोनों मोशन कर रही है यानी गति कर रही है, मूव कर रही है। और ये कहा गया है इनमें से जो एक बॉडी है, ठीक है, वो आपकी हायर वेलोसिटी यानी जिसका वेग ज्यादा है। तो जिसका वेग ज्यादा होगा, जिस बॉडी का वेग ज्यादा होगा, उसके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। जिसका वेग ज्यादा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। यानी कि जो आपका यहाँ ब्लैंक है इसमें आएगा हायर काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा, हायर काइनेटिक एनर्जी। यानी जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, हायर काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न है इसमें आपको ये बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट यानी कथन दिया गया है क्या वो सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। यानी स्टेट ट्रू और फॉल्स, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फॉर द वर्क टू बी डन। यानी आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका कुछ ये है, और आपसे क्या पूछा गया है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फॉर द वर्क टू बी डन। क्या किसी कार्य को होने के लिए जो आपकी वस्तु है उसे अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ेगा, यानी विस्थापन आवश्यक है किसी कार्य को होने में, ये आपसे पूछा गया है। आपके यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो आपके ये हैं। पहला है आपका ट्रू यानी सत्य, और सेकंड है आपका बी फॉल्स यानी असत्य। तो आपको बताना है क्या किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को कार्य करने के लिए डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की आवश्यकता होती है। अगर हम वर्क यानी कार्य की बात करें, किसकी बात करें, कार्य यानी जो आपका वर्क होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि हम किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु में तब कहेंगे कि वर्क हुआ है या कार्य हुआ है जब पहली कंडीशन क्या है, उस पर बल लगा हो यानी फोर्स अप्लाई हुआ, यानी उस पर बल लगा हो, पहली कंडीशन आपकी। दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी विस्थापन हुआ हो। क्या हुआ हो, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। पहली कंडीशन है कि जो कार्य करने के लिए पहला है फोर्स यानी बल, दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेस। तो आपसे ये कहा गया है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वस्तु है उसको कार्य करने के लिए क्या विस्थापन की आवश्यकता है, विस्थापन होना बेहद जरूरी है किसी भी कार्य को होने के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये जानते हैं कि जब भी फोर्स लगता है तो विस्थापन होता है, चाहे वो फोर्स यानी बल की दिशा में हो या बल के विपरीत दिशा में हो। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि विस्थापन होना आवश्यक है किसी भी कार्य को होने के लिए। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन
आपका क्या है, ट्रू। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें तभी कह सकते हैं कार्य हुआ है जब उस पर विस्थापन हुआ होता, यानी जो आपका आंसर होगा वो आपका ट्रू यानी सत्य हो, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को होने के। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपका ये है, if the displacement is perpendicular to the force then the work done is said to be dash। अगर विस्थापन परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है वर्क डन के फोर्स के, किसके, फोर्स के, तो आपको ये बताना है कि वर्क कितना हुआ हो। यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है आपके पास इस तरीके से, और आपने इस पे क्या किया है, फोर्स लगाया यानी बल लगाया इस दिशा में। लेकिन इस जो ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन इस दिशा में हो, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपसे ये कहा गया है क्या इस केस में वर्क हुआ है, यानी इस दिशा में बल लगाया और इस दिशा में विस्थापन हुआ यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम ये जानते हैं W आपका बराबर होता है F डॉट ds, जहां पे आपका F क्या होता है, बल होता है, ds आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो। तो अब अगर हम इसे खोल के लिखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने ये टॉपिक समझाया था कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं F ds cos थीटा। अब इस केस में F बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है, विस्थापन और बल के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि cos 90 कितना होता है आपका 0 होता है, यानी वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस। ठीक है, क्या होगा, वर्क 0 हो इस केस। तो अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है -1, दूसरा है -1, तीसरा है 0, चौथा है इन्फिनिटी यानी अनंत। तो अगर हमने ये केस देख लिया है कि इसको हम किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आया है वो आपका 0 यानी कार्य आपका 0 यानी शून्य आया है। यानी इस केस का जो आंसर होगा या इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी 0 होगा, यानी जिसे आप शून्य कहें। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपने इसे ढंग से और ध्यान पूर्वक सुना होगा और इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में अगले आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।